नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज हम बात करेंगे बीएसपी एचसीएल के एग्जाम पेयर जो कि 24 जून की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न जो कि विद्यार्थियों के द्वारा भेजे गए हैं, उनका एनालिसिस कर कर जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले भी बात करेंगे कि किस तरह के फैक्ट आगे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मैथ, रीजनिंग और जीके और साथ ही साथ कंप्यूटर के क्वेश्चनों पर कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली एनालिसिस वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया था कि एक नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया था, ऐसे एक डिफरेंस पूछा था जैसे कि 200, 400, 600, 800 और 1000 ऐसे नंबर सीरीज में एक क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं एक मैथ का क्वेश्चन था, पूछा गया था 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इनको बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा, कितना प्रतिशत हानि होगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। वहीं प्रॉफिट लॉस से एक कैलकुलेटिव प्रश्न पूछा गया था और फिर मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दिया था और एसपी दिया था और एससीपी यहाँ से निकालना था। एक वोटर वाला भी क्वेश्चन आया था और इजी था। वहीं कॉन्सेप्ट आता है तो बन जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। एक स्ट्रीम का था जो कि बोर्ड स्ट्रीम वाटर दिया हुआ था और डिफरेंस दिया हुआ था, दोनों का एक पर्सन था। एक पाइप वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पाइप से रिलेटेड आता था कि इतना पाइप ऊपर चढ़ता है फिर नीचे आता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। और एक सक्सेसिव वाला क्वेश्चन था, 25% इंक्रीज होता है, 45% डिक्रीज होता है, फिर 25% बढ़ता है, तो अंत में कितने प्रतिशत वह डिक्रीज या इंक्रीज हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन था। डाटा अलग अलग दे रखा था इंक्रीज डिक्रीज के लिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे गए थे कि रमेश की आयु उसके तीनों बेटों की आयु के इक्वल है। आफ्टर 25 ईयर रमेश की प्रेजेंट आयु तो तीनों की इक्वल आयु होगी, तो रमेश की प्रेजेंट आयु क्या होगी, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। एक एवरेज स्पीड से था, इसमें स्पीड टाइम दिया हुआ था जिससे कि 2 आवर्स में 48 जाता है और 3 आवर्स में 48 विदेश जाता है, तो दी गई एवरेज स्पीड क्या होगी, इस टाइप का क्वेश्चन था। एक डाटा नहीं दिया और किस टाइप का क्वेश्चन था। एक इनकम एक्सपेंडिचर यानी विद्युत आय खर्च से दिया हुआ था, आय विद्युत खर्च से दिया हुआ था और इंक्रीज हो रही थी 30%, एक्सपेंसिव था 40%, तो सेविंग पूछा था कितनी परसेंट होगी। यहाँ से एक क्वेश्चन वैल्यू निकालना भी था कंप्यूटर का। एक मॉडेम की फुल फॉर्म पूछी गई थी जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, मॉडेम की फुल फॉर्म है। शॉर्टकट की से इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं आज के जीके के क्वेश्चनों पर। तो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे कि 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका शुभंकर गज सिंह है। यह एक पौराणिक प्राणी है जिसमें हाथी की शक्ति और शेर का दिल दोनों है। यह शुभंकर नालंदा और बोध गया में पाल वंश का काल के प्राचीन मंदिरों की मूर्तियों से प्रेरित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों ने बताया था कि जनगणना से 3 से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमने जितने भी जनगणना पर क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले प्रश्न है, भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वीं अनुसूची में रखा गया है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 246 में यह अधिकार दिया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1872 में मेयो के द्वारा की गई थी। यह एक पूरी तरह से नहीं थी, यानी लगातार कंटिन्यू नहीं थी। इसकी 1881 में पूर्ण रूप से शुरुआत की गई थी रिपन के द्वारा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था 2021 में होने वाली जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना है, तो यह 8वें नंबर की जनगणना होगी जो आगे 2021 में होनी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूछा गया है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य रखा गया है, यानी स्थिरता जनसंख्या का लक्ष्य 2045 तक रखा गया है। चलिए
अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है किस वर्ष की जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है, यानी किस वर्ष को विभाजक जनसंख्या वर्ष माना गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1921 को जनसंख्या विभाजक दिवस के रूप में, वर्ष के रूप में माना गया है। चलिए अगले पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51.47% पुरुषों की जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का हिस्सा है। चलिए अगले पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो कुल जनसंख्या का 17.5% का हिस्सा भारत रखती है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। पूछा गया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था। तो अलाई दरवाजे का निर्माण 1311 ईस्वी में खिलजी वंश के दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में बनाया गया है। आगे बात करते हैं। तो अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार परिसर में स्थित है और इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इनका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी की वास्तुकला में रुचि और सैन्य विजयों की याद में किया गया था। यह दरवाज़ा अपनी जटिल नक्काशी और जालीदार काम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था भारत के राज्य में महिला साक्षरता दर से एक प्रश्न पूछा गया था। तो साक्षरता दर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन पर बात करते हैं। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर केरल की है जो कि 92.07% है। वहीं सबसे कम की बात करें तो राजस्थान में 52.66% है। वहीं आगे बात करते हैं विभिन्न राज्यों में महिला साक्षरता। केरल में 92.07%, वहीं लक्षद्वीप में 88.25% और मिजोरम में बात करें तो 89.40% और त्रिपुरा में 83.15%। वहीं राजस्थान में है 52.66%। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर पूछा गया था सरदार सवर्ण समिति क्या है। तो यह समिति 1976 में कांग्रेस द्वारा मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए बनाई गई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से था। पूछा गया था सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक है। तो इसका शासनकाल 1414 से लेकर 1451 तक रहा, जो कि कुल 37 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा था। चलिए कुछ अन्य वंशों की बात कर लेते हैं। जैसे खिजर खां का शासनकाल 1414 से 1421 तक रहा था। मुबारक शाह का शासनकाल 1421 से 1434 तक रहा था। वहीं मोहम्मद शाह का शासनकाल 1434 से 1445 तक रहा था और आलम शाह का कार्यकाल जो कि 1445 से 1451 तक रहा था। सैयद वंश दिल्ली का चौथा राजवंश था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया है और यह अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। चलिए कंप्यूटर के क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछा गया था MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है। तो मुख्यतः दो एक्सटेंशन नेम होते हैं, एक DOC और एक .docx, जो कि पुराने जो संस्करण थे उनमें DOC होता था और 2003-07 के बाद जो एक्सटेंशन नाम हुआ वो DOCX के नाम पर था, जो कि XML पर आधारित था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यदि MS एक्सेल में रो और कॉलम और सेल मार्जिन से बाहर जा रहे हैं तो क्या करें। तो इसके लिए हम अपने सेलों की चौड़ाई और ऊंचाई को समायोजित करने की आवश्यकता होती है। इसे मैन्युअली रूप से भी कर सकते हैं या एक्सेल के ऑटोफिट विकल्प के द्वारा भी कर सकते हैं। तो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में पिक्चर का साइज कैसे करें, यह भी एक क्वेश्चन था। तो अपने दस्तावेजों में कोई भी चित्र चुने जाते हैं तो उसको फॉर्मेट टैब दिखाई देता है। पिक्चर फॉर्मेट में टैब पर एडजस्ट रूप से कंप्रेस पिक्चर चुनें। यह एक तरीका होता है पावरपॉइंट में पिक्चर का साइज कम करने का। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य किस भाग में रखे गए हैं। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में रखे गए हैं।
वहीं मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाग 4(1) में जो कि अनुच्छेद 51(a) में रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था 42वां संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि भाग 4(a) में 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। वहीं अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि रोलेट एक्ट का विरोध गांधी ने कब किया था? तो रोलेट एक्ट का विरोध गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल और उपवास का आह्वान किया था, जिसे रोलेट एक्ट सत्याग्रह कहा गया था। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक राष्ट्रीय सत्र का आंदोलन था और गांधी और एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रोलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन को रोकना था। तो यह थे आज के 24 जून के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले एनालिसिस वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।